All right, class 9. You have very well known, now you are very well known about the Nazism. You have seen about the Germany country. Now we look at the starting of this chapter. So this lecture 2 will discuss about the starting, how it started. Okay? So the starting of this chapter is the birth of the Weimar Republic. Weimar Republic का जन्म. Germany was a powerful empire in early year of the 20th century. जर्मनी एक विशाल साम्राज्य था, एक ताकतवर साम्राज्य था 20th सेंचुरी की शुरुआत में. It fought the First World War alongside the Austrian Empire and against the Allies. उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में शामिल होता है ऑस्ट्रिया और हंगरी एम्पायर के साथ एलीज के खिलाफ. तो एलीज में कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. बाद में यूएस की एंट्री हुई थी. The Allies were strengthened by the US entry in 17 and won the war in November 1918. तो एलीज जो थे वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ. तब यहाँ पर 1917 में यूएस एंट्री करता है और तब जाकर एलीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी इनको हरा पाए थे. तो यूएस की एंट्री एक टर्निंग पॉइंट कही जाती है इस वर्ल्ड वॉर वन की. यूएस was not participated directly. Indirectly he supported the Allies, and that's why the Allies able to win the war. The defeat of the Imperial Germany paved the way for Democratic Republic in Germany. तो जर्मनी की वर्ल्ड वॉर वन में हार होते ही यहाँ पर राजाशाही का दी एंड हो जाता है. यहाँ पर इम्पीरियल जर्मनी थी यानी जर्मनी वॉज अंडर मोनार्की. तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टियाँ थी उन्होंने इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए तैयार किया. The parliamentary parties met at the National Assembly at Weimar and established a democratic constitution with the federal structure. तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री पार्टीज जो भी थी उन्होंने वाइमर एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर नेशनल असेंबली ऑर्गेनाइज की. जैसे फ्रांस में आपने देखा था नेशनल असेंबली ने क्या किया था, सेम इन्होंने भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, इस्टेब्लिश किया, जिसका स्ट्रक्चर फेडरल था. फेडरल मतलब जहाँ पर दो सरकारें होती हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इस स्ट्रक्चर के साथ जर्मनी जो था वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में बदल गया. Universal suffrage was allowed for electing the deputies to the German parliament, Reichstag. और जर्मन पार्लियामेंट में जो भी डेपुटीज इलेक्ट होकर आने थे उनके लिए इलेक्शन सिस्टम या वोटिंग सिस्टम तैयार किया गया. यूनिवर्सल सफ्रेज मतलब ऑल दोज हु आर अबव 18 years ऑफ एज हु कैन वोट, उनको यूनिवर्सल सफ्रेज कहते हैं. तो डेपुटीज अब जर्मन पार्लियामेंट रिश्टैग जो नाम था उसका पार्लियामेंट का, उसमें वो इलेक्ट होकर आने थे एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू. सो दिस वाज द वाइमर रिपब्लिक एंड दिस इज कॉल्ड द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. इन जर्मन हिस्ट्री वाइमर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. Versailles Treaty. This is the most important topic of this chapter because the conditions which were signed by Germany, they were the reason behind the Second World War. That is why Versailles Treaty play an important role whenever it comes to history.
सो वर्साई ट्रीटी क्या थी वो देखते हैं. The Republic, however, was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. वाइमर रिपब्लिक का जन्म हो चुका था, बट जर्मनी के लोग वाइमर रिपब्लिक को रिस्पेक्ट की नज़रों से नहीं देखते थे. वो इसको गुनहगार मानते थे वर्साई ट्रीटी का, क्योंकि वर्साई में जाकर वाइमर रिपब्लिक के जो डेपुटीज थे, जो नेता थे, उन्होंने साइन किया था या उनसे ज़बरदस्ती करवाया गया था. बट जो भी था, जर्मनी के लोग इस बात के खिलाफ थे. वो नहीं चाहते थे कि वर्साई ट्रीटी पे जर्मनी साइन करे. जर्मनी के लोगों ने कहा था कि वी आर रेडी टू डाई बट नॉट रेडी टू साइन. दैट इज वाई दे वर नॉट supporting Weimar Republic. They do not want any democratic system which is very weak. That's why the Weimar Republic faced many problems, because people are not with you. If you are an important figure of a country, then there is a problem. So the same happened with the Versailles Treaty. Same happened with the Weimar Republic. Weimar Republic did not have the support of its people. The peace treaty at Versailles with the Allies was a harsh and humiliating peace. जो पीस ट्रीटी यहाँ पर साइन की गई वर्साई में, पेरिस में, वो काफ़ी हार्श थी, काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग थी, काफ़ी कठोर और काफ़ी बेइज्जती भरी, जिसको साइन करने का मतलब था कि यू डू नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट. So that was happened in Versailles. What happened in Versailles Treaty? Germany lost its overseas colonies. आपको पता है अंग्रेज इंडिया में आए थे, ऐसे ही यूरोपियन और भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने दुनिया भर के गरीब कमज़ोर देशों को अपनी कॉलोनीज बनाया था. तो जर्मनी ने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी कॉलोनीज बनाई थी. तो उन सारी कॉलोनीज को छीन लिया गया जर्मनी से. A tenth of its population, जर्मनी की 1/10 पॉपुलेशन को, यानी जर्मनी का जो हिस्सा था, जो ज़मीनी बाउंड्री थी, वो छीन ली गई. तो उसमें जो लोग रहते थे वो भी जर्मनी से अलग हो गए. 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 13% जर्मनी की ज़मीन वो ले ली गई जर्मनी से. 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश की इंडस्ट्रीज के लिए, कोल एंड आयरन. 75% आयरन डिपॉजिट जो जर्मनी के पास था वो इससे छीन लिया गया. जो इसकी माइंस थी वो इससे ले ली गई. 26% कोल का जो इसका भंडार था, कोयले का भंडार, वो इससे छीन लिया गया और वो दे दिया गया फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया. ये इनसे छीन कर इन देशों को दे दिया गया. The Allied power demilitarized Germany to weaken its power. जर्मनी से सेना रखने का जो उसका अधिकार था वो छीन लिया गया. आप सोच सकते हो आर्मी या सेना होना किसी भी देश के लिए कितना ज़रूरी होता है. दिस इज द सिक्योरिटी, दिस इज द मैटर ऑफ सेफ्टी. इफ यू डोंट हैव आर्मी, दैट मीन्स देयर इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम. सो जर्मनी को कहा गया कि वो मिलिट्री नहीं रखेगा. The war guilt clause held Germany responsible for the war and damages the Allied countries suffered. War guilt clause, एक क्लोज था, ये जर्मनी पर एक दोष लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, जिसे वॉर गिल्ट क्लोज कहा गया, जिसमें पूरी एक कमेटी बैठी और उसने कहा कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार है और जो भी नुकसान हुआ है एलीट कंट्रीज का, उसके पीछे ये जिम्मेदार है. तो उसके बदले जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड. तो उसको देखते हुए जर्मनी पर जुर्माना लगाया गया 6 बिलियन पाउंड का, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी.
The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s. इसके अलावा राइनलैंड जहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज मिलते थे जर्मनी के, वो जर्मनी से छीन लिया गया। एलीट आर्मीज ने उस पर कब्जा किया। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. So that was the reason that Weimar Republic was not received well by its people, because they held Weimar Republic responsible for the defeat and for the disgrace. जो भी इनकी बेइज्जती हुई पूरी दुनिया में, जो भी इनकी हार हुई, उसके लिए लोगों ने कहा कि वाइमर रिपब्लिक जिम्मेदार है। So that's what the story of Weimar Republic. Now we make clear about the two topics: the Treaty of Versailles, what were the conditions of Treaty of Versailles, and second, the Weimar Republic. What was Weimar Republic and why it was not received well by its people? These two questions you should have known very well. Okay, that is the end of lecture 2. Stay tuned for the next. Thank you.